हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के चैप्टर फ्रॉम कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड को, जो है 1919 से लेकर के 1947 का टाइम पीरियड। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने आगे के जितने भी टाइम पीरियड थे इन सबको डिस्कस किया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड फ्रॉम 1919 से लेकर के 1947। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो जब टाइम पीरियड है 1919 से लेकर के 1947, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सेल्फ गवर्नमेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे पहला जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसे ऐसा इसलिए इस नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके कुछ कारण है। क्योंकि उस समय में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था मोंटेग्यू, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटेन में, और वाइसरॉय जो एज एन एजेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में को रेगुलेट करने में हेल्प करते थे इंडिया में स्टे करके, वो थे चेम्सफोर्ड। जस्ट बिकॉज एट दैट टाइम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मोंटेग्यू एंड वाइसरॉय वाज चेम्सफोर्ड, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आल्सो कॉल्ड एज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड इन दिस टॉपिक, फिर है कि लखनऊ पैक्ट आता है। लखनऊ पैक्ट में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग है, ये जो पार्टी है, ये दोनों पार्टी ये ऑब्जेक्ट करते हैं अबाउट द सैलरीज रिलेटेड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि जो सैलरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इंडियन अफेयर्स के लिए, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पेड करे, ना कि वो जो उनका सैलरी है वो इंडियन फंड से पेड हो। तो इसमें इनके इन दोनों पार्टी के ऑब्जेक्शन से, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो दो रोल निभाती है। पहला तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और दूसरा एजेंसी वर्क का रोल। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रोल निभाती है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, ये तो काम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, बट जो अदर वर्क है एजेंसी वर्क, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम है नहीं। हाउएवर, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को और मुस्लिम लीग को कोई अगर इसमें दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें से भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसमें चेंजेस लाती है। और यहाँ पे चेंजेस ये होता है कि एक न्यू ऑफिस क्रिएट होता है लंदन में, और जिसे नेम किया जाता है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए। और इस हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो है इसे एजेंसी वर्क के लिए इसको हैंडल कर देता है। यानी अब जो एजेंसी वर्क हैंडल हो जाता है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऊपर, और बाकी का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो हैंडल हो जाता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि जो सैलरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बट जो एजेंसी वर्क की जो सैलरी यानी कि जो हाई कमिश्नर का सैलरी होगा वो इंडियन के फंड से जाएगा। तो यही बात था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और इसकी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं इसके कुछ सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हुआ कि जो इन लखनऊ पैक्ट में इट वाज डिमांड वाज ऑफर्ड दैट रिलेटेड टू सेंट्रल लेजिस्लेचर, देयर वाज अ सर्टेन डिमांड which was offered in Lucknow Pact related to the central legislature। तो क्या क्या डिमांड्स रखे गए? पहला डिमांड जो था, जो एडिशनल मेंबर था, पहला 16 से लेकर के 16 से लेकर के 60 तक का, इसे इंक्रीज किया जाए। पहले हमने एडिशनल मेंबर देखा था कि 6 से 12 एडिशनल मेंबर हुए, फिर 10 से 16 हुए, देन 16 से 7 एडिशनल मेंबर इंक्रीज हुए। और इसके बाद जो लखनऊ पैक्ट में डिमांड किया गया, जो ये एडिशनल मेंबर है इसे 16 से जो 60 एडिशनल मेंबर थे इसे इंक्रीज करके 150 किए जाए, क्योंकि जो एडिशनल मेंबर की संख्या बहुत ही कम लग रही थी। और इसमें जो 150 मेंबर होंगे एडिशनल मेंबर के, उसमें एटलीस्ट 75 मेंबर्स को इंडियन ऐड किया जाए और 1/3 मेंबर्स जो हो वो मुस्लिम हो। और इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टेंशन है वो 5 साल का किया जाना चाहिए। ये सारा डिमांड जो है ये दोनों पार्टी रखते हैं लखनऊ पैक्ट में। तो बाई दिस डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ पैक्ट, तो गवर्नमेंट जो है कुछ चेंजेस लाती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसे डिवाइड कर देती है बाई कैंटरलिज्म, यानी कि अब 2 हाउस आ जाएंगे। पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस कहलाएगा, और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चार्ट है, ये रहा। इस चार्ट में ध्यान से देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट इज लोअर हाउस, इसका टेंचर हो जाता है 3 साल का, और वही जो काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, इसका टेंचर हो जाता है 5 साल का। यानी एक 5 ईयर्स का टेंचर है इसका, 5 ईयर्स का, और इसका टेंचर हो जाता है 3 साल का। ठीक है। अब यहाँ पे बाइकैमरलिज्म दिखता है, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउस का डिवीजन हो गया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हाउस है इसमें 104 लोग जो है इलेक्ट होकर के आएंगे और 41 जो है नॉमिनेट होकर के आएंगे। सिमिलरली जो काउंसिल ऑफ स्टेट के जो अपर, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, उसमें 27 जो है नॉमिनेट होकर के आएंगे और 35 जो है इलेक्ट होकर के आएंगे, जिसमें 26 ऑफिशियल होंगे और 15 नॉन ऑफिशियल होंगे लोअर हाउस में, और जो नॉमिनेट होकर के आएंगे उसमें 17 ऑफिशियल होंगे, 17 ऑफिशियल होंगे एंड 10 नॉन ऑफिशियल होंगे। अब
इसमें भी जो 145 मेंबर्स जो इलेक्ट लोअर हाउस के हैं, जो 145 मेंबर्स जो लोअर हाउस के हैं, जिसमें से 104 मेंबर जो इलेक्ट होकर के आएंगे, वो बेसिकली 6 जगह से इलेक्ट होकर के आएंगे। कहाँ से? सबसे पहले तो जनरल जिसमें 52 होंगे, मुस्लिम जिसमें 30 होंगे, यूरोपियन जिसमें 9 होंगे, लैंडलॉर्ड 7, इंडियन कॉमर्स 4 और सिख होंगे 2। सिमिलरली यहाँ पर भी अपर हाउस में भी जो इलेक्टेड मेंबर्स जो आएंगे 33 में से, वो 5 जगह से इलेक्ट होकर के आएंगे। जनरल से 15, मुस्लिम से 11, यूरोपियन से 3, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ मुंबई, बंगाल एंड बर्मा से 3 और सिख से 1। तो ऐसे जो है ये काम करेगा। अब नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जो हमने बात किया है यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स है, उसमें से 104 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 33 जो है इलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी 104 प्लस 33 मेंबर्स इज इक्वल्स टू 137, यानी जो 137 मेंबर होंगे इलेक्टेड होकर आएंगे, यानी इलेक्टेड सीट्स जो है 137 के लिए होगा। और जो बाकी के जो है रेस्ट यूरोपियन, यहाँ पे यूरोपियंस 9 है और यहाँ पे 3, यानी कुल मिलाकर के यूरोपियंस के लिए सीट होगा 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12। और इंडियंस के लिए सीट होगा टोटल इंडियन इलेक्टेड सीट, यानी कि टोटल इलेक्टेड सीट दैट इज 137 माइनस टोटल इलेक्टेड यूरोपियन सीट दैट इज 12, यानी कि इंडियंस के लिए सीट होगा 125 और मुस्लिम्स के लिए सीट्स होंगे 41। तो ये इंडियंस के लिए सीट्स है और 41 जो है सीट्स होंगे वो मुस्लिम्स के लिए होंगे। अब जो फंक्शन है इन दोनों हाउस के सिमिलर होंगे, बस जो वोट सप्लाई का जो पावर होगा वो सिर्फ अवेलेबल होगा लोअर हाउस को। ठीक है, वोट सप्लाई पावर यानी कि टू एग्री और नॉट ऑन द गवर्नमेंट फ्रेमिंग प्रपोजल, यानी किसी गवर्नमेंट के प्रपोजल के ऊपर एग्री करना नहीं एग्री करना, इसका जो पावर है ये लोअर हाउस के पास होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो भी लॉ बन रहा है, कोई भी बिल पास हो रहा है, ठीक है, ये दोनों हाउस से पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से हाउस से कोई बिल पास हो रहा है और अपर हाउस से नहीं पास होता है, ऐसे में इन दोनों हाउस का डेवलप हो जाने के लिए एक जॉइंट कम्युनिटी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस और जॉइंट सिटिंग का बैठक होगा। ठीक है, तो यही थे इसमें। अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बारे में। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पहले हमने देखा था कि 7 केसेस एड अप हो गए थे, दैट इज यूनाइटेड प्रोविजंस, बंगाल, पंजाब, आसाम, बर्मा, मद्रास एंड बॉम्बे। अब इसमें 2 और प्लेस जो है एड अप हो जाते हैं, दैट इज बिहार एंड उड़ीसा एंड सेंट्रल प्रोविजन। अब इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में, क्योंकि इससे पहले जो था सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स में प्रोविजन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था, कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि किस सब्जेक्ट में उन्हें लॉ बनाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में उन्हें डिपेंडेंट रहना चाहिए गवर्नर जनरल के ऊपर। तो ये सारे कंफ्यूजन को हटाने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ये सब्जेक्ट का भी डिवीजन कर देता है, यानी आप सब्जेक्ट जो है 2 चीज़ों में बढ़ जाते हैं, पहले तो सेंट्रल सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो ऑल इंडिया इंटरेस्ट के लिए होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट विच वेयर ऑल इंडिया इंटरेस्ट एंड इन रिगार्ड टू विच यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन वाज नेसेसरी फॉर होल ऑफ इंडिया वेयर रिगार्डेड एज सेंट्रल लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल रिलेशंस, करेंसी एक्सेट्रा। Whereas जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है इसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स, और रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते थे गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ओके, अब जो ये सब्जेक्ट्स है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ था प्रोविजंस में, क्योंकि जो सब्जेक्ट है 2 बाद में बढ़ गया था, एक तो ट्रांसफर और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, सॉरी जो सेंट्रल सब्जेक्ट है वो 47 थे, यानी 47 सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे और 50 जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। जो प्रोविजनल सब्जेक्ट है वो उनका भी फर्दर डिवीजन हो गया था ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस एक्ट के जरिए डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोड्यूस होता है, बट बहुत ही कम लोगों को जो है इलेक्शन में मतलब एज अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मौका दिया जाता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स को भी हम लोग देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ एक्ट 1990, इसमें ड्रॉबैक्स ये हुए थे कि ये जो एक्ट है मोस्ट ऑफ द पावर्स जो है ये प्रोविजंस को दे देता है, प्रोविजन के स्ट्रक्चर, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो अभी भी सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि जो कुछ भी पावर एक्सरसाइज होते थे वो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के जरिए ही होते थे। यानी हम कह सकते हैं कि मेजर पावर प्रोविजन को दिया गया हो तभी जो पावर एक्सरसाइज होते थे वो गवर्नर और उसके काउंसिल के जरिए ही होते थे, और इसमें गवर्नर जनरल ही होते ना कि कोर्ट जो ये डिसाइड करता था कि कौन से सब्जेक्ट मैटर जो है प्रोविजन लेवल के लिए होंगे और कौन से सेंट्रल के लिए होंगे। यानी प्रोविजन लेजिस्लेचर अगर कोई बिल पास करना भी चाहे तो वो गवर्नर जनरल के परमिशन के बिना नहीं कर सकती थी, और डायरकी जो स्टैब्लिश हुआ था प्रोविजन लेवल में उसका भी फेलियर हो जाता है, जस्ट बिकॉज जो रिजर्व सब्जेक्ट में फाइनेंस है जो प्लेस हुए थे रिजर्व सब्जेक्ट में वो जो है
एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स को चार्ज कर दिए जाते हैं, यानी कि उसकी जगह जो काम मिनिस्टर्स का है उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सौंप दिया जाता है। और जो गवर्नर जनरल है वो अपने इस पोजीशन का बहुत ही ज़्यादा ओवरराइड करता है अपने पावर का प्रोविजन लेवल में भी। तो मतलब हम कह सकते हैं ये एक्ट का भी फेलियर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, क्योंकि जितना भी पावर प्रोविजन लेवल में दिया गया है वो नाम की पावर से असल में जो पावर एक्सरसाइज करता था वो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल करते थे। तो हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन, तो जो इंडियन लीडर्स थे उन लोगों ने साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया। साइमन कमीशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि साइमन कमीशन में जितने मेंबर्स थे वो सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे और उसमें एक भी सिंगल मेंबर इंडियन नहीं था। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे, इट वाज स्टेटेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये चाहती थी कि अब जो इंडियन है उनका नंबर इंक्रीज किया जाए पार्टिसिपेशन में, किसमें, पॉलिसी मेकिंग की पार्टिसिपेशन में। बट अब वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के को मेकिंग करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहती है इंडिया का, और इसमें इस काम को करने में सिंगल इंडियन को भी ऐड नहीं किया गया, जो एक इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग था। तो ऑल द मेजर पार्टीज दे वर डिसाइडेड टू नॉट कॉपरेट विद साइमन कमीशन, दैट इज टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। अब क्या हुआ, ये सारी खबर जो है लॉर्ड बिल्किनहेड के कानों में पड़ी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सोच रहे थे कि इंडियंस आर नॉट सो कैपेबल दैट दे कैन डिजाइन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्टेबल हो एवरी क्लास की कम्युनिटी से और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, माने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना जो एक्सेप्टेबल हो सभी क्लास के वर्गों के लिए, कम्युनिटी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो अब जो है ये कहते हैं लॉर्ड बिल्किनहेड कहते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार किया जाए, जिसे पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग कहते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार किया जाए जो एक्सेप्टेबल हो एवरी क्लास की कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टी के जरिए के मतलब एवरी कम्युनिटी और एवरी क्लास ऑफ कम्युनिटी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो इंडियंस जो है, इंडियंस के जो लीडर है ये इस चीज़ को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और 1922 में एक मद्रास सेशन का सेटअप होता है, ठीक है, जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं मुख्तार अहमद अंसारी होते हैं और यहाँ पर दो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। पहला डिसीजन जो साइमन कमीशन है उसके साथ कॉपरेट ना किया जाए और दूसरा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का जो है सेटअप किया जाए। क्यों? ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन होता है जिसके चेयरमैन होते हैं मोतीलाल नेहरू और जो रिपोर्ट इस कम्युनिटी पे मेट होती है उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक साइमन कमीशन होते हैं और एक नेहरू कमेटी होती है। अब ये दोनों नेहरू कमेटी और साइमन कमीशन की कमेटी जो ये दोनों ही इंगेज हो जाते हैं अपनी अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में। अब क्या होता है, इन दोनों जो कम्युनिटी है जिस नेहरू कमेटी और साइमन कमीशन की जो कम्युनिटी है जो अपने अपने रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, इनका एक ही मकसद होता है, दैट इज टू रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया। अब उसके बाद क्या होता है, इन 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है और जब इंडिया में साइमन कमीशन आता है तो लार्ज मास में इसका प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक होता है पूरे कंट्री में। लोग काले झंडे दिखाते हैं साइमन कमीशन को और एक फेमस स्लोगन होता है साइमन गो बैक का, और इसमें जितने भी फॉरेन गुड्स थे उन सबको बॉयकॉट किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है और अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को, खादी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद 1928 में कलकत्ता में सेशन होता है जिसमें मोतीलाल नेहरू जो है वो खुद इस सेशन में प्रेसिडेंट होते हैं जो अपने फाइनल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है एक्सेप्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोटिंग। अब इसके बाद ठीक 1930 में साइमन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर देता है। अब दो रिपोर्ट आ जाते हैं, पहला एक साइमन कमीशन का रिपोर्ट और दूसरा नेहरू रिपोर्ट। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स और इंडियंस ये एक साथ बैठ करके इस दो रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ही ये एक्ट बनता है। However, साइमन कमीशन से मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है साइमन कमीशन से थे और नेहरू कमीशन से बहुत ही फ्यू पॉइंट्स ही था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है एक्चुअली इट वाज अ वेरी डिटेल्ड एक्ट और इसे जस्ट बिकॉज इसके इतनी ज़्यादा डिटेल एक्ट होने की वजह से ये हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी माना जाता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। तो यही था साइमन कमीशन में। इसके बाद जो अदर पॉइंट्स है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रूफ मिशन, कैबिनेट मिशन एंड इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारे कुछ हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है तो इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दैट्स वाई इन सारी टॉपिक्स को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।